आज हम लोग बात करने वाले हैं नेट सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। तो ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी मैंने अगेन 5-6 पार्ट में बनाया है। बहुत ही डिटेल्ड सीरीज़ होने वाली है। इसके अंदर हम सब कुछ जानेंगे, कब अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हैं, होता क्या है, कितने तरीके के इंसुलेटर होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं ओवर ट्रांसमिशन लाइन से। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला पार्ट है, इसको एंजॉय करिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके से हम पावर को भेज सकते हैं, ठीक है। पावर को भेजने के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। अब वो ट्रांसमिशन लाइन जो हैं वो दो तरीके से हम रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक भेज सकते हैं। एक है कि हम लोग क्या करें, उनको टॉवर पे टांग के भेज दें इस तरीके से। तो जब भी हम इन ट्रांसमिशन लाइंस को टॉवर के ऊपर टांग के भेजते हैं तो उसको कहते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से, तो वहाँ से नाम आया ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हम लोग टॉवर के ऊपर टांग के ऐसे भेजते हैं। दूसरा क्या है कि हम इन्हीं ट्रांसमिशन लाइन को ज़मीन खोद के और उसके अंदर डाल के भेज सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे अंडरग्राउंड सिस्टम, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल, यहाँ से जन्म होता है अंडरग्राउंड केबल का। तो ये दो तरीके थे जिस तरीके से हम पावर को भेज सकते हैं। सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इसको हम लोग एक सेपरेट लेक्चर के अंदर कंपेयर करेंगे दोनों को। कम से कम 15-20 पॉइंट हैं जिनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ओवरहेड अगर मोटे-मोटे तौर पे बात करें तो जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन को हवा में रखेंगे, मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो कि बहुत ही बेसिक था, शुरुआत यहीं से हुई थी। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा असर रहता है। देखो, जब भी आप पावर भेज रहे हो, सोचो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, अब वो क्या है, उनके ऊपर कोई इंसुलेशन कवर भी नहीं है और वो नॉर्मली जा रही हैं। तो बारिश है, धूप है, आंधी है, तो इन सब का बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट एनवायरनमेंट का जो है वो ट्रांसमिशन लाइन पे पड़ता है। जिससे क्या होता है ना, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाती है जब भी हम बात करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की। लेकिन अगर हम लोग वहीं पर अंडरग्राउंड केबल की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड केबल में हम उनको प्रॉपर सील करके केबल्स को अंडरग्राउंड डिग करके, पूरा डिगिंग करके अच्छे से बना के डालते हैं। तो अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है वो बहुत हद तक एनवायरनमेंट के डिस्टर्बेंसेस से फ्री रहता है। मतलब सराउंडिंग में क्या हो रहा है, बारिश हो रही, धूप है, आंधी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम के अंदर हमारा सिस्टम जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड रिलायबल रहता है। तो ये एक मोटा-मोटा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर पूरी सीरीज़ 80 लेक्चर की पड़ी हुई है, जाके देखो। पावर सिस्टम की मैंने कवर कर रखी है। अंडरग्राउंड केबल के बारे में आज इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि अंडरग्राउंड केबल आखिर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक या एक से ज़्यादा कंडक्टर, वन और मोर कंडक्टर्स जो जिनको हमने कवर कर रखा होगा सूटेबल इंसुलेशन से और सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिंग कवर, ठीक है, इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो क्या मतलब हो गया कि अंडरग्राउंड केबल, देखो हमें पावर भेजनी है, ये हमारे पास सेंडिंग एंड, दिस इज योर रिसीविंग एंड, लोड लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ पावर भेजनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडक्टर जिसके थ्रू पावर भेजी जाएगी। अब जब इसे मैं ग्राउंड के अंदर से भेजूंगा इसी पावर को, तो ये कहलाएगा अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। अब अंडरग्राउंड भेज रहे हो तो अर्थ के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंडक्टर जिनको हमने एक इंसुलेशन कवर किया होता है और उसके ऊपर अलग से एक प्रोटेक्टिंग कवर डाल रखा होता है। तो इस तरीके की डेफिनेशन हम लोग देते हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में। समझ में आ रही बात ये। स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं जब भी हम अंडरग्राउंड केबल की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्पेशल फीचर समझ लो, ये मेजर फीचर हैं जिनकी वजह से हम अंडरग्राउंड केबल को प्रेफर करेंगे। तो लेस प्रोन टू द सराउंडिंग डिस्टर्बेंसेस, ये हमने सीखा भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब ग्राउंड के अंदर है तो आसपास बारिश है, धूप है, आंधी है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि बेनिफिट होता है, जिसमें हमें अंडरग्राउंड डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आ जाता है ऑफर हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहली बात तो समझ में आ गई होगी, एक तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि सराउंडिंग के डिस्टर्बेंसेस से बहुत कम अफेक्ट होंगे केबल। दूसरा है यहाँ पे कि हाई कैपेसिटेंस ऑफर होता है, यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम सब लोग जानते हैं, अभी हमने जब जीएमडी और जीएमआर, यानी कि जीएमडी और जीएमआर वाला लेक्चर पढ़ा था, देन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम लोगों ने, ट्रांसमिशन लाइन में हमने पढ़ा था लाइन पैरामीटर्स, लाइन पैरामीटर्स, ठीक है। तो दोनों ही जगह पे हमने ये चीज़ के ऊपर बड़े डिटेल में चर्चा करी थी कि हमें क्या करना है, हमें किसी भी तरीके से इंडक्टेंस को कम करना है ट्रांसमिशन लाइन के, और कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो ये जो कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, फरांटी इफेक्ट, जो कि मतलब अगर एक्सट्रीम केस हो जाए कि इंडक्टेंस, इंडक्टिव कह सकते हो, या लैगिंग रिएक्टिव पावर की जो रिएक्टिव पावर की जो डिमांड है वो कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो जाए, तब फरांटी इफेक्ट हो जाता है। सेपरेट लेक्चर पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम लोग कैपेसिटेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कैपेसिटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन लाइन में पावर भेजने की ताकत बढ़ जाती है, सेम ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा पावर भेज सकते हो। तो ये सारे फीचर्स, इन सब के लिए हम लोग जीएमडी जीएमआर, इसके ऊपर हमने स्टडी करी थी। हम लोग करते हैं, बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करना हो गया, चाहे साइज़ बड़ा करना हो गया, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें जब हम बात करते हैं केबल की, तो केबल के अंदर हमें ईजिली हाई कैपेसिटेंस ऑफर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, सिंपल सी बात है। जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस हमेशा एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ अपोजिट फेज।
तो मान के चलते हैं आर है, ये वाई है, या पॉजिटिव है और निगेटिव है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। तो हम सब जानते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है अपोजिट फेस कंडक्टर के बीच की, ये डिसाइड करती है कैपेसिटेंस को। तो जब हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे तो कंडक्टर काफ़ी दूर दूर एयर के अंदर होते हैं, तो डिस्टेंस सफिशिएंट होती है। लेकिन जब केबल की बात करते हैं तो केबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर्स को बहुत ही पास रख के उनको हम लोग केबल के अंदर रखा जाता है। तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है तो इसीलिए कैपेसिटेंस जो होता है ऑटोमेटिकली 20 से 30 गुना 20 to 30 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में 20 से 30 गुना तुम्हें कैपेसिटेंस ऑलरेडी केबल के अंदर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन, ठीक है, सीधी सी बात है, जैसा है कि भैया जब कंडक्टर्स को हम बहुत पास रखेंगे, देखो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बड़ी दूर दूर कंडक्टर्स होते हैं, तो बीच में एयर विल एक्ट एज अ परफेक्ट इंसुलेटर का काम कर देती है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम केबल में जाएंगे और केबल के अंदर हमें कंडक्टर्स को बहुत पास रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो केबल बहुत अच्छा है पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है केबल के अंदर कि केबल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम जगह की बड़ी दिक्कत है यार, क्योंकि ना तुम क्या कर रहे हो यार, ज़मीन को डिग कर रहे हो, तो हम चाहेंगे कि कम जगह में केबल हमारे पड़ जाएँ। ऊपर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हमें समस्या नहीं है जगह की, क्योंकि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम टॉवर की लेंथ बढ़ा देंगे, तो टॉवर की लेंथ बढ़ा के आर्म क्रॉस आर्म बढ़ा देंगे, तो कंडक्टर को हम लोग ईजिली पूरा हवा पूरा खुला आसमान है हमारे पास। लेकिन जब ज़मीन पे आओगे तो ज़मीन के अंदर जब हम कह सकते हो पिट बनाएंगे, या कह सकते हो एक सुरंग टाइप की बनाएंगे जिसमें हम डालेंगे केबल्स को, तो वहाँ पे जगह बड़ी मतलब बहुत ही लिमिटेड होती है, तो केबल यूज़ भी वहीं करे जाते हैं जहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है और हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन प्रेफर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम कंडक्टर्स को पास पास रखेंगे। और क्योंकि कंडक्टर को पास रखोगे तो भाई पास कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर इतने पास हैं तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो इसीलिए इनको रोकने के लिए क्या होता है, हम लोग प्रॉपर अच्छा इंसुलेशन, मतलब एयर के भरोसे नहीं रहते। एयर का इंसुलेशन जो है दूर दूर में तो काम करेगा, लेकिन जब छोटे पास पास कंडक्टर लाओगे देन वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर, ठीक है, जिसकी डायलेक्ट्रिक अच्छी खासी हो। वो कौन से होंगे आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है यूज कहाँ करेंगे, तो जब भी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन से पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, या तो शॉर्ट डिस्टेंसेज हो या फिर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। तो जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ट्रांसमिशन में, याद रखना ट्रांसमिशन में जब भी हम बात करेंगे तो ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है, ट्रांसमिशन में हम लोग हमेशा ही इस्तेमाल करेंगे आपके ओवरहेड ओवरहेड लाइंस का, ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हम बात पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम ही हटा देते हैं, जिससे कि मान लो एक्सीडेंट के केस कम हो जाते हैं बारिश में, समस्या में, तो लाइन की रिलायबिलिटी बढ़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेज या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे केबल्स का, ठीक है। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने एक पिक्चर आपके सामने बनाई हुई है, यही चीज़ मैं बता रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो जनरली हम लोग जो है जब भी हम बात करेंगे तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ है, खासकर इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हमें पैसे की समस्या नहीं होती है। तो इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं आपने देखा होगा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको जितने भी हाई पावर केबल्स होंगे वो सब के सब अंडरग्राउंड मिलेंगी। तो इंडस्ट्री खासकर अभी ये यूज़ कर रही है। सिटीज़ के अंदर क्या है कि सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा अंडरग्राउंड करने के लिए, तो काम चल रहा है। तुमने सुना होगा अक्सर लाइन डिस्टर्ब रहती है, अंडरग्राउंड केबल में काम चल रहा है इस तरीके से। तो जनरली जो घर और हैं उनके आसपास तो आपने टावर्स देखे होंगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अभी भी ये टावर्स दिख जाएंगे, ओवर ट्रांसमिशन ही दिखेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, तो वहाँ पे जो हाई लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज़ हो गए, मॉल्स हो गए, तो इन सब के अंदर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन का, अंडरग्राउंड केबल का हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। बड़े शहरों में कोशिश की जा रही है कि हम जो हमारे अंदर जो शहर के पास वाला ट्रांसफार्मर है उसमें भी हम लोग वहाँ तक भी अंडरग्राउंड केबल का ही इस्तेमाल करें। तो डेट इज़ द केस। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटेल्स की, कि अच्छा चलो ठीक है सर, केबल हमने पढ़ लिया, केबल की जरा अंदर की चीज़ें बता दें। तो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंस्ट्रक्शन डिटेल समझ लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी केबल, ये मैं सबसे एडवांस बता रहा हूँ क्योंकि जनरली जो केबल्स होती हैं उनमें इन सारी चीज़ों में से कोई दो चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ केबल होंगी जिसके अंदर जस्ट कंडक्टर होगा, उसके ऊपर एक इंसुलेटर होगा और वो भी केबल होगी। कुछ होंगी जिसके अंदर कंडक्टर होगा, उसके ऊपर इंसुलेटर होगा, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होगी, बस इतने में ही। लेकिन जब हम बात करते हैं एक सोफिस्टिकेटेड केबल की, ऐसी केबल जो पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होगी, मतलब हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में केबल यूज़ होती हैं, तो उनका जो कंप्लीट डिज़ाइन, इन उसको अगर हम लोग स्टडी करें तो वो कुछ इस तरीके की 6 चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें, एक मिनट कलर यार चेंज कर लूँ मैं वाइट पे, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले होगी सर्विंग, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके नीचे होगी आर्मरिंग। ये काम करते हैं, इसको रिवर्स से शुरू करते हैं।
सबसे पहले होगा कंडक्टर हमारा, ठीक है। फर्स्ट वन इज द कंडक्टर, जिससे हमें पावर सप्लाई करनी है, उस कंडक्टर को आपस में टच ना कर जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंसुलेशन। तो सेकंड चीज आ गई इंसुलेशन, ठीक है। अब इस इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लेड शीट का, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने लेड कवरिंग दी हुई लेड शीट। इन सब का क्या पर्पस होता है इसको अभी आने वाले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। देन इस लेड शीट को बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेडिंग, इसके ऊपर आएगी बेडिंग। तो ये हो गया इसका चौथा पार्ट, ठीक है। तीसरा तो ये हो गया, फोर्थ वन इज द बेडिंग। नाउ इस बेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लगाएंगे आर्मरिंग, एंड आर्मरिंग के ऊपर लगी होती है सर्विंग, ठीक है। तो ये पांचवा एंड छठा। तो इस तरीके से ये 6 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंडक्टर आएगा, कंडक्टर के ऊपर आएगा इंसुलेशन ताकि आपस में टच ना करें, उसके ऊपर आएगी शीट, उसके ऊपर आएगी बेडिंग, उसके ऊपर आएगी आर्मरिंग, एंड देन फाइनली आ जाएगी सर्विंग। तो जो तुम केबल को देखते हो अभी, जो मैंने पिक्चर दिखाई थी, उसके अंदर हम सर्विंग को ही देख रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम सर्विंग को ही देख रहे होते हैं। जो ब्लैक कलर का मोटा सा तुम ऊपर का जो कवर दिखता है ना, वो सर्विंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 पार्ट्स होते हैं। अब इन 6 पार्ट्स का काम क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने 3 के पार्ट्स बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विंग की, ठीक है। 1 मिनट वेट, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग सर्विंग की बात करेंगे, सर्विंग, तो सर्विंग काम क्या होता है? तो सर्विंग का काम होता है केबल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। भाई एक बात सोचो यार, तुमने क्या है, केबल डाल रखी है, ठीक है। अब जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर 10 तरीके के एसिड्स हो सकते हैं, कोई भी समस्या हो सकती है। तो और मिट्टी है, कहीं पे बालू पड़ी है, कहीं पे हो सकता है पत्थर पड़े होंगे, तो आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, ठीक है, उससे बचाने का काम करता है सर्विंग। हालांकि ये ज़्यादा हद तक जमीन के अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आप बचे हुए हो, पर फिर भी मान के चलते हैं कि कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे केबल खुली पड़ी है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का अफेक्ट ना हो, इसके लिए हम लोग सर्विंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आउटर कंडीशंस, सराउंडिंग कंडीशन से बचाने के लिए हम लोग सर्विंग का इस्तेमाल करेंगे। किसकी बनी होती है? जूट की होती है, फाइबरस मटेरियल की बनी होती है। तो जूट या फिर फाइबरस मटेरियल की सर्विंग जो होती है वो हमें बनी हुई मिलती है, ठीक है। नाउ दूसरे, इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे होती है आर्मरिंग, ठीक है। आर्मरिंग का काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना केबल को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी वाइल लेंगे, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे हमें केबल है, अब केबल तुम्हें बिछानी है, तो जब हम उसे बिछाएंगे तो हम क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं उसे बिल्कुल नाजुक तरीके से जमीन पे रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डालते चले जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे आसपास हम गड्ढा भी खोद रहे होते हैं और कनेक्शंस भी कर रहे होते हैं, और मजदूर लोगों से बिछवाई जाती है। तो बहुत बार चांसेस होते हैं कि मतलब रफ एंड टफ तरीके से हम इसको बिछाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैकेनिकल इंजरी हमारे केबल में ना हो जाए, मतलब केबल डिस्टर्ब ना हो जाए, टूट ना जाए, तो इसीलिए आर्मरिंग का इस्तेमाल करा जाता है। तो इसका आर्मरिंग का देखो, सर्विंग का काम क्या है, ये भी प्रोटेक्ट कर रही है और आर्मरिंग भी प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन सर्विंग प्रोटेक्ट कर रही है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आउटर की, और आर्मरिंग प्रोटेक्ट कर रही है मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, मतलब मैकेनिकली टूट फूट ना हो जाए, वियर एंड टीयर ना हो जाए। समझ में आ रही बात है, ठीक है। ये किससे बना होता है? तो ये आर्मरिंग जो होती है, ये 1 और 2 लेयर ऑफ गैल्वनाइज्ड स्टील वायर और स्टील टेप, समझ रहे हो, स्टील की बनी होती है, मतलब तगड़ा मेटल, सॉलिड मेटल की बनी होती है। तो गैल्वनाइज्ड स्टील की या फिर स्टील टेप की बनी होती है। तो 1 या 2 लेयर ऑफ गैल्वनाइज्ड स्टील वायर या फिर स्टील टेप से जो है हमारा काम हो जाता है। तो अंतर समझ में आना चाहिए। सर्विंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, आर्मरिंग का इस्तेमाल करेंगे मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए। देन इसके बाद फाइनली जब हम नीचे जाते हैं तो उसके नीचे आती है बेडिंग, ठीक है। बेडिंग क्या होती है? बेडिंग को जरा समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे बेडिंग जो है वो थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है। तो अब तक समझ में आ रहा होगा, बेडिंग समझ लो। बेडिंग का काम है, ये भी क्या करती है, शीट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैंने बताया था, सीक्वेंस याद रखो, सबसे पहले कंडक्टर, देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका इंसुलेटर आएगा, देन उसके बाद आएगी शीट आएगी, देन उसके ऊपर आएगा बेडिंग, देन उसके ऊपर आर्मरिंग, एंड देन उसके ऊपर सर्विंग। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सिस बास, ध्यान रखो, ये शॉर्ट ट्रिक इसको याद रख लो, सिस बास, BAS, इस बास, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ गया शीट, लिख देता हूँ, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, शीट हो गई, देन उसके ऊपर आ गई बेडिंग, देन उसके ऊपर आ जाएगा आपका आर्मरिंग, देन आ जाएगी सर्विंग, ठीक है। तो सिस बास याद रख लो, क्या है, सिस बास, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब बस देखो, जो ऊपर वाली है वो नीचे वाले को प्रोटेक्ट करेगी। तो सर्विंग थी वो इसको प्रोटेक्ट कर, मतलब वो प्रोटेक्ट कर रही थी पूरे स्ट्रक्चर को फ्रॉम एटमॉस्फेरिक। आर्मरिंग क्या कर रही थी? ये प्रोटेक्ट कर रही थी केबल को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। बेडिंग क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी शीट को। किससे प्रोटेक्ट करेगी इसको समझते हैं यहाँ पे। सो जो बेडिंग है, दिस वन प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम किससे? कोरोजन से या फिर एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से ड्यू टू
कॉपर आर्मरिंग लेयर। अब देखो क्या, इसको बड़ा ध्यान से समझ लो। आर्मरिंग मैंने अभी बताया, आर्मरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैल्वेनाइज स्टील या फिर कॉपर का या मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेटल का इस्तेमाल करते हैं बचाने के लिए, मैकेनिकली वियर एंड टियर से बचाने के लिए। तो अब एक बात सोच के देखो यार, ये खुद भाई जब मैकेनिकली इस्तेमाल कर रहे हो तो मतलब सॉरी मेटल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल है। अब स्ट्रॉन्ग मेटल है तो ये अंदर की जो केबल है उसको भी तो खराब कर सकता है। तो समझ में आ रही? तो ये जो मैकेनिकल केबल है, ये जो मेटल की जो हम लोग आर्मरिंग कर रहे हैं, ये अंदर की केबल को डिस्ट्रॉय ना करे, अंदर की केबल को काट ना दे। क्योंकि देखो मेटल जो है वो जैसे बाहर स्ट्रांग है तो बाहर की कंडीशंस को अंदर नहीं आने दे रहा है, लेकिन अंदर की जो हमारी कह सकते हो शीट है, कंडक्टर है, इंसुलेटर, उसको भी तो काट सकता है क्योंकि भाई मेटल्स तो स्ट्रांग होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये मैकेनिकली जो शीट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि शीट को डिस्टर्ब ना कर दे, शीट को ना काट दे, अंदर के कंडक्टर, केबल्स, इंसुलेटर, इसको हानि ना पहुंचाए, मैकेनिकली इंजरी ना दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बीच में बेडिंग लगाते हैं। तो बेडिंग क्या करती है, जो जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लो तुम योद्धा हो तो तुमने ऊपर क्या करा, लोहे का कवच पहन लिया, बाहुबली हो तो कवच पहन लिया तुमने। अब वो कवच जो होता है ना, वो और तुम्हारे अंदर बॉडी की जो स्किन है वो आपस में एक दूसरे के साथ घर्षण होगा। भाई अगर तुम सोच के देखो, अगर तुम नया कोई कपड़ा भी पहनते हो तो वो तुम्हारे बॉडी को काटता है। तो अगर तुमने लोहे का कवच पहना है तो अंदर तुम्हारी बॉडी को काटेगा वो। तो क्या होता है, उस कवच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, ये भी एक कवच है लोहे का और ये मतलब गैल्वेनाइज स्टील का, और ये क्या करेगा, अंदर की शीट को, केबल को, कंडक्टर को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसके बीच में एक प्रोटेक्टिंग लेयर बेडिंग की हम लोग लगा देते हैं। ये क्या होता है, ये फाइबरस मटेरियल होता है, जूट हो गया या फिर हेसन टेप। ये क्या करता है, ये इन दोनों को मतलब घर्षण को रोकता है कि आर्मरिंग का जो घर्षण है इसकी वजह से मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए केबल के अंदर। समझ में आ रही बात ये? तो ये मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए या कोरोजन से बचाता है शीट को, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, कई बार शीट क्या होती है वो इस मेटल के साथ, मेटल शीट के मेटल की जो हमने गैल्वेनाइज स्टील का जो टेप यूज़ करा है या जो लेयर यूज़ करी है उसके साथ कोरोड रिएक्ट कर सकती है, कोरोजन हो सकता है, मैकेनिकल इंजरी। तो इन सबको बचाने का काम करती है हमारी यहाँ पे बेडिंग। और बेडिंग देखो हमने किसकी बनाई है, फाइबरस मटेरियल की, जूट की, ताकि क्या हो कि इन दोनों के बीच में एक कुशन का काम कर सके और एक दूसरे को ये काटे ना या रिएक्ट ना करें या मैकेनिकली एक दूसरे को हार्म ना करें। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जो भी हमने कवच बनाया है वो हमें घायल ना कर दे, वो केवल हमें तीरों से बचाए, बाहर के तीरों से। तो वो हमारा काम होता है बेडिंग का। देन यहाँ पे अब बचे हुए पार्ट की बात कर लेते हैं। तो कर सबसे पहले अब इसके बाद बेडिंग के नीचे आ जाएगा लेड शीट, आ जाएगी आपकी। लेड शीट की बात कर लेते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर आ गए, अब इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। कंडक्टर क्या करेंगे भैया, करंट को कैरी करेंगे, सबसे मेन काम है। टाइप तो ये सिंगल कोर हो सकते हैं या ट्रिपल कोर हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। सिंगल कोर मतलब सिंगल फेज सिंपली हम बात कर रहे हैं, और ट्रिपल कोर जो होते हैं इसमें भी सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों हो सकते हैं। सिंगल फेज हो सकते हैं, सिंगल फेज में क्या, तीन कोर है, इसमें से एक हो गया लाइव वायर, एक हो गया न्यूट्रल और एक हो गया अर्थिंग, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी थ्री कोर केबल कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये जेई और एई में पूछी जाती है थ्री कोर केबल। तो थ्री कोर केबल का मतलब हर बार ये नहीं है कि वो थ्री फेज वायर है। थ्री कोर केबल जो है तुम्हारी सिंगल फेज भी हो सकती है। तो जनरली हम लोग थ्री कोर केबल ही इस्तेमाल करते हैं जब भी सिंगल फेज हाई वोल्टेज की हमें बात करनी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, एक न्यूट्रल हो गया, एक अर्थ, तीनों लेके चलने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो इसका काम क्या है, करंट को कैरी करना। सिंगल कोर और ट्रिपल कोर दोनों हो सकती है, ठीक है। सिंगल कोर का इस्तेमाल करा जाता है छोटे छोटे कामों में, जैसे घरों में जरूरत पड़ गई, वो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में। बाकी जनरली हम लोग थ्री कोर का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो टिंड स्ट्रैंडेड कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं ना। ये क्या हो गया, देखो कॉपर अगर हम नॉर्मली कॉपर का इस्तेमाल कर लें, सिंपल कॉपर, तो वो क्या होगा, उसके साथ दिक्कत क्या होती है, बड़ी ईजिली कोरोड हो जाता है, बहुत ही ईजिली कोरोड हो जाएगा। देखा होगा तुमने, तांबे का जब भी इस्तेमाल करते हो ग्रीन कलर का कोरोजन आ जाता है। तो ये क्या होगा, कोरोड हो जाएगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिएक्ट करके, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टिन का इस्तेमाल करते हैं। टिन क्या करता है, टिन टिन एक आप जानते हैं एक मटेरियल होता है। तो टिन का जो मेटल होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, इस कॉपर के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे इसकी कोरोजन रुक जाती है। इसकी जो कोरोजन है वो क्या होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो टिन का इस्तेमाल करा जाता है हम लोग कोरोजन को रोकने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए टिंड स्ट्रैंडेड कॉपर, ठीक है। तो टिंड की कोटिंग की जाती है कॉपर के ऊपर। सो दिस विल नॉट ओनली इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो अवॉइड द कोरोजन और डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉपर। तो ये टिंड इसीलिए बड़ा फेमस है, टिंड स्ट्रैंडेड कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं या एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैंडेड तो पता ही तुम्हें, मैंने बता रखा है ऑलरेडी कितने तरीके के होते हैं, जिसमें मैंने बंडल कंडक्टर, स्ट्रैंडेड और कंपोजिट ये सब चर्चा करी थी। तो स्टैंडर्ड आपको पता ही है, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से हम लोग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड से क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्टैंडर्ड का मेन काम है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देना।
हालाँकि इसमें आपका स्किन इफ़ेक्ट भी कम करता है, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी हम लोग इसको काफ़ी हद तक प्रेफ़र करते हैं। क्योंकि स्ट्रैंड एक लोगे, उसको बेंट-वेंट करने में मान के चलते हैं, एक सॉलिड कंडक्टर ले लिया तुमने, सॉलिड कंडक्टर, उसे बेंट करोगे तो वहाँ से टूट सकता है। स्ट्रैंडेड में क्या है, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, तो उनको बेंडिंग बड़ी आसान है, तो कैसे भी ले कर दो, उसमें दिक्कत नहीं आती। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे टिन्ड स्टैंडर्ड कॉपर का, एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन ये कंडक्टर्स आपस में टच ना कर जाएं, इसके लिए हम लोग इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेपर इंसुलेशन दिखाया है, हालांकि 5 तरीके के, 5 क्या बहुत ही तरीके के इंसुलेशंस होते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के इंसुलेशंस होते हैं। हम अपने लेक्चर्स में 5 जो बुकिश है, जो पेपर में आते हैं, वो कवर करेंगे। हालांकि अब जो है इतनी रिसर्च हो रखी है, क्योंकि ये बुक बड़ी आउटडेटेड होती हैं, पर पेपर में वही आता है। तो करेंटली अगर बात करोगे तो भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेशंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं है, बहुत तरीके के नए नए इंसुलेशंस आते रहते हैं पिक्चर में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेपर इंसुलेशन यहाँ पे मैंने लिखा रखा है। काम क्या होगा इसका, प्रोवाइड करना वोल्टेज इंसुलेशन। वोल्टेज इंसुलेशन किसे प्रोवाइड करना, वोल्टेज इंसुलेशन प्रोवाइड करना यहाँ पे कंडक्टर आपस में शॉर्ट ना हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। ठीक, तो ये इसका काम हो गया, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितना मोटा इंसुलेशन लोगे, तो थिकनेस जो होती है इंसुलेशन की और किस टाइप का इंसुलेशन लोगे, ये डिपेंड करेगा कितने वोल्टेज को आपस में रोकना है। ये ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया था तुम्हें। कंडक्टर का जो साइज है, ठीक है, जो साइज ऑफ कंडक्टर है, यानी कि साइज ऑफ कंडक्टर, इट विल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द करंट रेटिंग, की करंट की कितनी रेटिंग है। और इंसुलेशन, इंसुलेशन का जो टाइप है, इंसुलेशन किस तरीके का इंसुलेशन है, दिस विल सोलली डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज। बहुत बार, कम से कम 1000 बार मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कितना मोटा इंसुलेशन लेना है, किस क्वालिटी का लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज। तो जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छा इंसुलेशन लेना पड़ेगा। तभी तो देखो एयर की जगह यहाँ पे अच्छे डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कौन से नाम बता देता हूँ, रबड़ है, इम्प्रेगनेटेड पेपर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्प्रेगनेटेड पेपर, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इम्प्रेगनेटेड पेपर, पढ़ते चले आते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में इसके ऊपर मैं बात करूंगा आने वाले लेक्चर में, जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलेशन की। नाउ कलर कोडिंग की बात कर लेते हैं, बहुत ही फेमस टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर कलर कोडिंग बता दीजिए। कलर कोडिंग बहुत पूछी जाती है, ठीक है, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे एई का एग्जाम हो, कलर कोडिंग काफ़ी पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इंडिया में कुछ कलर कोड थे जो अब नए हो गए हैं और कुछ थे जो पुराने थे। तो पहले के जो कलर कोड थे वो आपके हैं और ये क्या है, नए कलर कोड हैं। तो इनको जरा बड़े ढंग से समझ लेना। ये जो टेबल है, दिस टेबल इज वेरी यूजफुल फॉर द एग्जाम। अगर एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे जेई हो गया, एई एग्जाम हो गया, तो आपको आंसर इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, इसको बहुत ध्यान समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल फेज की, सिंगल फेज, ठीक है। अगर सिंगल फेज लोगे तो सिंगल फेज में क्या होता था, जो लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक ग्राउंड होता है, यही 3 तो हो सकते हैं। तो जो लाइव वायर होता था वो पहले हम लोग रेड कलर का लेते थे पहले, अब वो कैसा लेते हैं, ब्राउन कलर का लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, जो स्लैश से पहले लिखा है, दिस वन इज द ओल्ड कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज द न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कोडिंग, ओल्ड कोडिंग और न्यू कोडिंग, ठीक है। तो रेड स्लैश ब्राउन। तो अब सिंगल फेज लाइन को हम लोग जो कलर कोडिंग करते हैं वायर के अंदर, क्योंकि देखो यार क्या है ना, जब हम केबल की बात करते हैं तो कनेक्शन करने पड़ेंगे, तो पता होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर हम लोग पता ही नहीं होगा कि कौन सा फेज का है कौन सा न्यूट्रल है, तो गलत कनेक्शन हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर इंसुलेटर की कोडिंग करते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, अदर देन क्रॉस आर्म को, टॉवर को प्रोटेक्ट करने के लिए या कंडक्टर को होल्ड करने के लिए। बाकी आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते थे, ऐसी नेकेड कंडक्टर्स को ट्रांसमिट करवाते थे, तो वहाँ पे कलर कोडिंग संभव नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से वायर हमारे चल रहे होते थे, किसी भी तरीके का इंसुलेशन नहीं था, और जो कंडक्टर्स होते थे वो स्टैंडर्ड कंडक्टर हम लोग लेते थे एल्युमिनियम के, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कलर कोडिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन केबल के अंदर क्या होता है, हम लोग इंसुलेटर की कोटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास मान के चलते ये कंडक्टर है, तो इसके ऊपर हमने क्या करा, इंसुलेटर लगाते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर हो गया या जो भी उसके ऊपर की कवरिंग है उसके ऊपर कलर डाल सकते। मान लो इंसुलेटर नहीं, सर्विंग है, सर्विंग पकड़ लो, चलो यार सर्विंग का कलर कर दो, सर्विंग सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सर्विंग रेड कलर की कर दो। तो मतलब बहुत सारी लेयर है ना, तो उसको हम कलरफुल बना सकते हैं। तो इसीलिए कोडिंग जो है वो ओवर ट्रांसमिशन लाइन में वर्क नहीं करती, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन में ये चीज़ वर्क करती है, अंडरग्राउंड केबल्स में, क्योंकि उसके अंदर जो ऊपर की हमारी लेयर है, चाहे इंसुलेटर की होगी, जो भी अपर लेयर है उसको हम कलरफुल बना सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाई और इससे समय भी बहुत सारा बचता है। तो बात समझ में आ गई। नाउ अब न्यूट्रल की बात कर लें, तो न्यूट्रल पहले लिया जाता था, जो पुराने कोडिंग थी, ओल्ड कोडिंग, उसमें ब्लैक कलर का लिया जाता था, पर अब जो करंट न्यू कोडिंग आई है उसमें हम लोग कौन सा ले रहे हैं, ब्लू कलर का ले रहे हैं। तो देखो ब्लू कलर का, ठीक है, समझ में आ रही बात ये, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपको हमेशा न्यू वाले के ऊपर टिक करना होगा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, न्यू वाले के हिसाब से आपको टिक करना होगा। देखो एक चीज़ और समझ लो,
क्या होता है एसएससी जेई के एग्जाम्स में या ए के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ना गलत भी होते हैं उनकी, मान के चलते हैं जिसने पेपर बनाया उसने क्या करा, कहीं बुक से देख के या किसी जिस भी कह सकते हो प्रोफेसर ने पेपर बनाया है, डिजाइन करा है, उसने मान के चलते पुरानी कोडिंग के हिसाब से पेपर बना दिया, प्रीवियस पेपर को रिपीट कर दिया। तो पहले मान लो वो पेपर 10 साल पहले आया था और हम लोग उसमें कलर कोडिंग रेड यूज करते थे, अब करेंटली कलर कोडिंग हम ये यूज कर रहे हैं ब्राउन। तो मान के चलते हैं अभी पेपर में आ गया कि कौन सी कलर कोडिंग होगी, सिंगल फेज लाइन वायर की या लाइव वायर की। तो आपको क्या करना है, हम इन दोनों चीज़ों को, तो आंसर आपके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं यार इसमें। क्यों क्या होगा, कलर कोडिंग अगर पेपर में आता है तो आपको जाना तो न्यू वाले के साथ ही है, ध्यान रखना, ठीक है, न्यू वाले के साथ जाना है। और अगर ऐसे में आपने ब्राउन टिक करा और आंसर मान ले आंसर की आई वो रेड आ गई, तो आप क्लेम डाल देना, ठीक है। होता है ना पेपर में कि जो गलत क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, पर आप हमेशा न्यू वाले को टिक करना। क्यों, क्योंकि अगर वो आंसर उसका आपने आपका गलत दिखा रहा है की में, तो आप क्लेम डाल दोगे आंसर की, मतलब रीचेकिंग के लिए या रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो क्लेम डाला जाता है वो डाल देना। और ये वाला साइट इस वाले चार्ट को रिफर कर देना कि इंडिया का जो कलर कोड है नया वाला उसमें ब्राउन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाना हमेशा नए वाले के साथ, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हो सकता है रेड वाला दिया हो पर इट इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि नया कलर कोड जो है वो अब ये वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो हमें नए वाले देखने, तो पहले रेड होता था अब ब्राउन होता है, ऐसी न्यूट्रल वायर ब्लू होता है। अब सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, सिंगल फेज ध्यान रखना, अभी 3 फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल फेज, ठीक है। और ग्राउंड वायर जो है ये हमेशा से ग्रीन था, देखो ग्रीन का ग्रीन रहा ना। ये हो गई सिंगल फेज की बात। अब अगर 3 फेज की बात कर लें तो 3 फेज कौन से होते हैं, 3 होते हैं हमारे RYB, ठीक है, यही तो होते हैं 3 फेज। तो यही 3 फेज यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो 3 फेज की अगर बात कर ली जाए, तुमसे पूछ लिया जाएगा तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंगल फेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, 3 फेज में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो 3 फेज में पहला फेज, फेज 1 R, रेड, येलो, RYB है ना, येलो एंड ब्लू, ठीक है। ये तो हो गए 3। अब कोई पूछ ले न्यूट्रल कैसा होता है, तो 3 फेज का न्यूट्रल होगा ब्लैक कलर का, देखो, ठीक है। तो 3 फेज का न्यूट्रल कैसा होगा, ब्लैक कलर का न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि भैया सिंगल फेज वायर है, सिंगल फेज केबल है, सॉरी सिंगल फेज केबल है, तो उसका जो न्यूट्रल होगा वो कौन से कलर का होगा, तो वो होगा ब्लू कलर का। लेकिन अगर कोई कहता है कि 3 फेज केबल है, 3 फेज, उसका न्यूट्रल कौन से कलर का होगा, तो देखो 3 फेज अगर हम बात करते हैं तो आर भी गिर गया, वाई भी गिर गया, ब्लू। तो 3 फेज के अंदर हमने ब्लू कलर का इस्तेमाल जो है वो एक पर्टिकुलर फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर लिया है। तो इसीलिए हम लोग इस कलर का इस्तेमाल न्यूट्रल के लिए नहीं कर सकते, इसीलिए इसका हम लोग जो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात, है क्लियर हो गया। यहाँ पे अर्थ का देख लो, अर्थ हमेशा ग्रीन रहेगा या फिर येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन, तो ग्रीन या फिर ग्रीन येलो का कॉम्बिनेशन, जैसे इस तरीके से पट्टी पड़ी होती है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो सिंपल रखना है, हमेशा इधर वाली साइड को फॉलो करो, न्यू वाले कॉम्बिनेशन को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत आता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल वायर जो होता है ये 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल, 3 कोर का न्यूट्रल वायर का कलर कौन सा होगा। अब देखो 3 कोर दे रखा है, 3 कोर है, बहुत ध्यान से समझना। 3 कोर का मतलब हो गया कि एक उसमें लाइव होगा, एक न्यूट्रल होगा और एक अर्थ होगा। तो ये कौन सा वायर, ये कौन सा सिस्टम हुआ, सिंगल फेज ही हुआ ना ये, दिस इज योर सिंगल फेज। क्योंकि अगर लिखा होता 3 फेज केबल तब तो तुम RY भी लेते, पर ये क्या लिखा है 3 कोर, अभी मैंने पीछे बताया था। तो 3 कोर केबल अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ सिंगल फेज केबल, ध्यान रखना। 3 कोर केबल का मतलब उसमें से एक फेज का वायर है, एक न्यूट्रल है एंड अदर वन इज द अर्थ। तो भाई देखो जब 3 कोर केबल की बात हो रही है तो कौन सा होगा, लाइव वायर होगा ब्राउन कलर का, न्यूट्रल वायर होगा ब्लू कलर का एंड अर्थ वायर होगा ग्रीन कलर का। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार पूछा गया है, 10-15 बार ये आया हुआ है प्रीवियस 20 ईयर्स के पेपर्स में, कि न्यूट्रल वायर जो होता है 3 कोर केबल का उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर क्या होगा, 3 कोर केबल का ब्लू कलर होगा। देखो यहाँ पे दे रखा है ब्लू वन इज द करेक्ट आंसर। तो हमेशा नए वाले कलर कोड को आपको प्रेफर करना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर सकते हो। नाउ कितने तरीके के केबल पॉसिबल हैं, तो केबल की जो करेक्टराइजेशन की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग हम लोग जनरली करते हैं। अब वोल्टेज रेटिंग देखो, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज रेटिंग है वो अलग है, हाई टेंशन, लो टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। लेकिन जब केबल की बात करते हैं ना तो केबल में बहुत ही कह सकते हो छोटे रेंज में नाम बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग 11 केवी की लाइन के नीचे बात करते थे तो लो टेंशन कहते थे, 11 केवी के ऊपर हाई टेंशन एंड देन 66 समथिंग के ऊपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन कह देते थे। यहाँ पे ये सारी चीजें अलग हैं, केबल के अंदर हम लोग कम वोल्टेज पे ही हाई टेंशन पे नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, लो टेंशन का मतलब हो गया 0 से 1 केवी, यानी कि 1 किलो वोल्ट से कम का वोल्टेज होगा तो लो टेंशन कहलाएगा। और जैसे ही 1 किलो वोल्ट के ऊपर गए, 11 किलो वोल्ट तक पहुंचे, तो वो हाई टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 11 किलो वोल्ट के नीचे
जो होगा वो हाई टेंशन कहलाएगा। 11 से 33 का जो केबल होगा वो सुपर टेंशन कहलाएगा। समझ में आ रही बात ये? तो आप इसको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से कंपेयर मत करो। एक बात बहुत ही रूल ऑफ थंब समझ लो, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्योंकि कंडक्टर्स को हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर रख सकते हैं, इसीलिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही हायर वोल्टेज पे हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग केबल की बात करते हैं तो केबल के अंदर क्या समस्या है, केबल के अंदर कंडक्टर्स बहुत पास पास होने हैं, तो कितना भी अच्छा इंसुलेटर लगाओगे तो भी हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज के साथ काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए केबल के अंदर क्या होता है, हम लोग जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो हमेशा कम होती है कंपेयर टू द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ये रूल ऑफ थंब समझ लो। तो जब भी हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो हाइयर वोल्टेज पे हम लोग पावर को भेज सकते हैं, लेकिन जब केबल की बात करेंगे तो केबल पे हम लोग बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे प्रेफर नहीं करते हैं। सही है, तो इसीलिए केबल का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन साइड में करा जाता है भैया, ट्रांसमिशन साइड में नहीं करा जाता जनरली, क्योंकि केबल फिर उसके लिए बहुत पैसा खर्च हो जाएगा यार। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सस्ते में पड़ रही, केबल बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पैसा भी हमें देखना है, और इतना ज़्यादा वोल्टेज से हम केबल के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कंडक्टर क्लोज हैं। जरा सी देर में इंसुलेटर पंचर होगा और शॉर्ट सर्किट होकर काम नहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हाई टेंशन 1 से 11 के बीच में हाई टेंशन, देन सुपर टेंशन 11 से 33 के बीच में, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 से 66 के बीच में, एंड देन फाइनली एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो होती है वो अबव 66 केवी के ऊपर, 66 के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ टाइप्स ऑफ केबल की बात कर लें तो टाइप्स ऑफ केबल की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग, आने वाले समय में बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन।